जब भी हम जापान के बारे में सोचते हैं तो वहाँ के कल्चर के बारे में हमारे दिमाग में चीज़ें आने लगती हैं। वहाँ के वेंडिंग मशीन्स के बारे में हमें पता है, वहाँ की पूरी ग्रीनरी, वहाँ के बिजी रोड्स, वहाँ की बिजी ट्रेन, सबवेज, इन सब के बारे में हमारा दिमाग चलने लगता है। किसी भी कल्ट के बारे में अगर कोई हमसे बात करना भी चाहेगा तो आई डोंट थिंक कि कोई जापानीज कल्ट के बारे में किसी को कुछ पता भी होगा। बट ये कल्ट एक्चुअली में होता क्या है, ये आपको रोहन यादव फ्रॉम चैनल फिंग अभी बता देंगे। एक कल्ट होता क्या है? तुम में से काफी सारे लोगों ने अभी टाइटल पढ़ा होगा और तुम में से हो सकता है काफियों को नहीं पता हो कि एक कल्ट क्या होता है। शॉर्ट में और सबसे सिंपल वे में समझाऊं तो एक कल्ट एक ऐसा ग्रुप होता है जो बहुत ही किसी स्ट्रेंज या वियर्ड फिगर को फॉलो करता है। एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर लोग एक बहुत ही अलग टाइप के इंसान को या फिगर को फॉलो करते हैं और उनके अपने ही सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उनका एक अपना ही तरीका होता है जीने का। सिंपल वे में समझाऊं तो इमेजिन करो एक ग्रुप है, वो एक ऐसे फिगर को, एक ऐसे भगवान को, सब मान लो कि वो एक ऐसे भगवान को फॉलो कर रहे हैं जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता। उन्होंने खुद ही अपना एक भगवान बनाया, ठीक है, और वो उसको फॉलो करते जा रहे हैं और उनके खुद के सेट ऑफ रूल्स हैं, उनके खुद के तरीके हैं उस भगवान को वर्शिप करने के और उस भगवान को फॉलो करने के। और यूजुअली इन सब कल्ट्स के, इन सब ग्रुप्स के लीडर्स होते हैं जो यूजुअली बहुत ज़्यादा पागल होते हैं। लीडर्स होते या फिर कोई एक स्पेसिफिक इंसान होता है जिसको ये सारे फॉलो करते हैं। ओम शिन रिक्यो, ये था इस कल्ट का नाम। एंड पूरे के पूरे इस कल्ट के लीडर का नाम था शोको आसाहारा। ये जो ग्रुप था, जो कल्ट था, ये शुरू हुआ था एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखकर, लेकिन फिर चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक होना शुरू हो गई थी कि कई सारे कंट्रीज के अंदर तो इस कल्ट को एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह ही पूरा डिनोट कर दिया गया था। इस कल्ट का जो लीडर था, इसकी लाइफ स्टोरी जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शोको आसाहारा की अगर वैसी लाइफ रहती नहीं तो शायद आज मैं ये वीडियो बना ही नहीं रहा होता। शोको आसाहारा जो था ना, वो उसका ओरिजिनल नाम नहीं था। उसका जो ओरिजिनल नाम जो उसके माँ बाप ने उसको दिया था वो था चीजो मात्सुमोटो। एंड इसकी जो फैमिली थी वो काफी ज्यादा पुअर बैकग्राउंड से थी, जो कि एक मैट बनाने वाली कंपनी, जैसे अपने घर में आपने देखा होगा हम बच्चों के रूम्स में स्पेशली वो सॉफ्ट मैट टाइप की चीजें नहीं लगाते, उसके अंदर इनके पेरेंट्स काम किया करते थे। शोको आसाहारा जब पैदा हुआ था तो एक ऐसी कंडीशन, एक रेयर कंडीशन थी उसके अंदर, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ के अंदर पार्शली ब्लाइंड हो चुका था। एंड फिर शोको आसाहारा को एक ब्लाइंड स्कूल के अंदर फर्दर स्टडीज के लिए भेजा गया, जिसका नाम था कुमामोटो प्रीफैक्चुरल स्कूल। इसके पेरेंट्स को इसके ऊपर काफी ज्यादा बिलीव था कि डिस्पाइट इस कंडीशन ये कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में शायद कर ही लेगा, हमसे तो बेटर लाइफ एटलीस्ट वो चाहते थे कि उनका बेटा जिए। लेकिन जिस ब्लाइंड स्कूल के अंदर आसाहारा गया था, वहां पर जाते ही उसने कुछ ही दिनों के अंदर वहां के बच्चों से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया था, उनके पैसे वो चुरा लिया करता था। एंड वहां पर जाने के बाद जिन बच्चों को कुछ भी नहीं दिखाई देता था, वो फुल्ली ब्लाइंड थे, उनका वो कहीं ना कहीं लीडर भी बन चुका था, बिकॉज शोकोहारा की कंडीशन उनसे मच बेटर थी। तो इस वजह से वो अपनी कंडीशन का फायदा उठाते हुए वो वहां के बच्चों को काफी ज्यादा बुली किया करता था, जो उसके साथ में नहीं जुड़ना पसंद करते थे। आसाहारा को एक मेडिकल स्कूल के अंदर जाना था, लेकिन ड्यू टू उसकी इम्पेयर्ड साइट उसको ये करने का मौका नहीं मिला एंड उसकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाती है। उसके बाद उसने लॉ स्कूल में जाने का ट्राई करा, लेकिन वहां के एंट्रेंस एग्जाम को फेल करने के बाद उसकी पूरी मोटिवेशन टूट चुकी थी। बड़े होके कुछ तो करना ही था, तो उसने जापान के एक ट्रेडिशन को फॉलो किया जिसके अंदर एक्यूपंक्चर एंड ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को उसने स्टडी करना शुरू करा। इनफैक्ट उसकी शादी भी हो गई थी एंड जिस लेडी से शादी हुई थी उसने उसे 6 बच्चे भी दिए थे। लेकिन शोको आसाहारा 1982 की बात है जब उसको अरेस्ट कर लिया गया था, जब वो एक फार्मेसी के अंदर फेक चाइनीज मेडिसिन बेचता हुआ पकड़ा गया था। एंड फर्स्ट प्लेस पर उसके पास ऐसा कोई लाइसेंस भी नहीं था जिससे वो ये दवाइयां बेच सके। जापान के अंदर इन सब चीजों को काफी ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, जिसकी वजह से उसे $2000 का फाइन भी लगा, कुछ जेल टाइम भी उसे मिला। उसने अपनी बैंकरप्सी फाइल कर दी थी एंड उसके बाद वो फॉर्च्यून टेलिंग, योगा
योगा, बुद्धिज्म, ऐसी चीजों के ऊपर काफी ज्यादा बातें करने लग गया था। जैसे जैसे इन सब टॉपिक्स के ऊपर जानकारी लेते लेते, बात करते करते असहारा का डिविनेशन एंड रिलीजन की तरफ बहुत ज्यादा मन बढ़ने लग गया था। तब उसने एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा क्लेम किया। वो बताता है कि एक दिन कानागावा बीच के ऊपर मेडिटेशन करते वक्त आसमान से भगवान उसको आते हुए दिखाई देते हैं, जो उस असहारा को बोलकर गए थे कि मैं तुम्हें गॉड ऑफ लाइट का दर्जा देता हूं एंड तुम्हें आर्मीज ऑफ गॉड्स को अब लीड करना है। बाद में शोको असहारा की एक फोटो काफी ज्यादा वायरल होने लगी जापानीज कल्चर के बीच में, जिसके अंदर वो एक लोटस पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं एंड लेविटेट करते हुए नजर आ रहे हैं उस फोटो के अंदर। इसी के साथ साथ में शोको असहारा ने अपने ऊपर और भी बुक्स पब्लिश करी, जिसके अंदर उसने बताया कि वो लेविटेट कर सकता है, ठीक है, वो वेदर को भी चेंज कर सकता है एंड इवन उसके पास में टेलीकिनेसिस पावर भी है। थी तो ये सब फालतू की चीजें ही, लेकिन काफी सारे लोग इन सब चीजों को बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से शोको असहारा को थोड़ी थोड़ी पॉपुलैरिटी अब मिलने लग गई थी। इतनी मिल चुकी थी इनफैक्ट कि वो दलाई लामा से भी जाकर मिलने आ जाता है एंड दलाई लामा एंड अपनी फोटो को उसने अपने काम के अंदर भी दिखाना शुरू कर दिया ताकि उसका वर्क और ज्यादा रियल लगना शुरू हो जाए। जब उसकी लाइफ में इतना कुछ हो गया था तो उसने फाइनली ओम शिनसन नो काय नाम का एक लीडर ग्रुप शुरू करा, जिसका नाम बाद में चेंज करके ओम शिनरिक्यो कर दिया गया था। सिंपल भाषा में इसका ट्रांसलेशन है सुप्रीम ट्रुथ। अभी तक तो मैं इसको शोको असहारा के नाम से ही डोनेट कर रहा हूँ, बिकॉज इसका जो दूसरा रियल नेम है वो मेरे को वीडियो में बोलने में काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेज के बाद जब ये लीडर ग्रुप बन गया था, उसके बाद में इसने अपना नाम चेंज करके शोको असहारा रखा था। ये ग्रुप वगैरह फॉर्म करने के बाद में उसको पूरा लेजिटिमेट बनाने के लिए शोको असहारा गवर्नमेंट के पास में भी जाता है कि उनके इस ग्रुप को एक रिलीजियस ग्रुप का प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। अथॉरिटीज स्टार्टिंग में तो काफी रिलक्टेंट थे, वो नहीं देना चाह रहे थे शोको असहारा को ये टाइटल, बट इवेंचुअली उसे ये टाइटल ग्रांट हो जाता है एंड ओम शिनरिक्यो वाज ऑफिशियली बॉर्न्ड। ओम शिनरिक्यो का जब ऑफिशियली जन्म हो गया था, तब उसके अंदर जो प्रैक्टिसेस फॉलो करी जा रही थी वो बुद्धिज्म, हिंदू, क्रिश्चियनिटी के बेसिस के ऊपर करी जा रही थी एंड इन लोगों का यही मानना था कि दुनिया का अंत बहुत ज्यादा नजदीक है एंड इनएविटेबल है, होना ही है कभी ना कभी। एंड इस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग जुड़े होंगे वो ही सरवाइव कर पाएंगे। क्या हो, तुझे भी ज्वाइन करना है क्या ये ग्रुप? एंड इस ग्रुप का ये मानना था कि जितने भी लोग जुड़े होंगे इनके साथ में वो ही इस दुनिया के विनाश के अंदर बच पाएंगे, पूरी दुनिया इनके अलावा खत्म हो जाएगी। एंड धरती कैसे खत्म होगी, इसके ऊपर इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग परसेप्शन था कि जापान विल फॉल जब न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी। बिलीव बहुत ही सिंपल था इस कल्ट का कि शोको असहारा को एक्सेप्ट करो एंड तुम्हें सेल्वेशन की तरफ वो रास्ता दिखा देंगे। शोको असहारा की जो ये फालतू की बुक लिखने वाली जर्नी थी वो यहीं पर ही खत्म नहीं हुई थी, उसने और भी आगे बुक्स लिखी, जिसके अंदर से एक बुक का नाम था डिक्लेयरिंग माई सेल्फ एज अ क्राइस्ट, जिसका टाइटल पढ़ के इट इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि बुक के अंदर क्या होगा। वो बारी बार अपने फॉलोअर्स को यही बोलता था कि वो गॉड का भेजा हुआ एक लैम्ब है, एक गॉड है जो उनके सारे बैड कामा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उन्हें पॉजिटिव बना देगा। व्हाट द बुलशिट। एंड जो लोग शोको असहारा के पाथ को फॉलो करने से मना कर देंगे उनका पुनर्जन्म होगा एज एनिमल्स जिनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करा जाएगा, हंग्री घोस्ट, या फिर उनको हेल के अंदर बहुत बुरे कारमा के साथ में ट्रीट करा जाएगा। देखो, किसी भी ऐसे कल्ट को फॉलो करने के लिए तुम सीधा जाकर कोई एप्लीकेशन भरकर ये सब चीज़ें नहीं करोगे, है ना। देयर इज़ अ इनिशिएशन जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड इस केस में बहुत ही अजीब थी चीज़ें, मतलब आपको अपनी प्योरिटी शो करनी पड़ती थी, अपनी श्रद्धा शो करनी पड़ती थी ओम शिनरिक्यो के अंदर। एंड ऐसा करने के लिए लोग बहुत हद पार कर देते थे। लाइक वो शोको असहारा के जूठे बर्तनों में से खाना खाते होते थे, उसके गंदे नहाए हुए बाथटब वाले पानी के अंदर ही अपना बात लेते होते थे। इवन कुछ लोग उसके बालों को काट कर अपनी चाय के अंदर उबाल कर पीते होते थे। एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा बिकॉज दे आर जस्ट सो ग्रोस। एंड ये सब करने के बाद भी ज़रूरी नहीं था कि आपको इनिशिएशन मिल जाएगा। कभी कभार इन मेंबर्स को बहुत हेफ्टी सम भी देना पड़ जाता था, जिसमें से एक मेंबर की स्टोरी को अगर हम सुने तो उन्होंने ये बताया था कि एक ब्लड इनिशिएशन के थ्रू उन्हें ऑफर किया जा रहा था टू बिकम अ फॉलोअर, लेकिन उसके लिए उन्होंने पहले तो $8,000 समथिंग का अमाउंट उन्हें पे करा एंड उसके बाद में शोको असहारा का ब्लड ड्रिंक करा
टू बिकम अ मेंबर। इस कल्ट का ना एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा रूल बनाया हुआ था कि तुम मटेरियलिस्टिक चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा दूर रहो, एंड इस वजह से मटेरियलिज्म तो छोड़ दो, तुम्हारे मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा टेस्ट आउट करके तुम्हें मेंबर बनाने की भी कोशिश करी जाती थी। जैसे कि गरम गरम पानी के अंदर तुम्हारी बॉडी को पूरा सबमर्ज कर दिया जाता था एंड लिविंग अंडरग्राउंड लाइक अ कॉप्स, लाइक तुम्हें जिंदा गाड़ दिया जाता था। एंड ऐसा नहीं था कि कुछ घंटों के लिए कुछ मिनटों के लिए किया जाता था, दिनों दिनों के लिए तुम्हें वहां पर छोड़ दिया जाता था। खाना पीना पानी मिलता था, यानी इट इज़ ऑल्सो वॉट समथिंग आई डिडंट फाउंड आउट, मैंने ढूंढने की कोशिश तो करी, लेकिन एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी इस फिजिकल इनिशिएशन के थ्रू जाने के बाद। लेकिन इस कल्ट ने बहुत आराम से इन सारी डेथ्स को कवर अप कर दिया बाय क्रीमेटिंग देयर बॉडीज, उनको एशिज में बदल दिया, ख़त्म कर दिया उनका वजूद। एंड ठीक है, उसके बाद में इतने बड़े ग्रुप को कौन ही क्वेश्चन मार्क करेगा। एंड जब तुम्हारा एडमिशन हो जाता था, इसका एडमिशन, एंड जब तुम्हारी इनिशिएशन कंप्लीट हो जाती थी एंड व्हेन यू फाइनली बिकेम अ मेंबर, तो तुम्हें ये एक बहुत घटिया टाइप की क्लिप ऑफर करी जाती थी जो घंटों घंटों सुननी पड़ती थी। 使用するぞ、使用するぞ、使用するぞ、使用するぞ、使用するぞ、功徳を積むぞ、功徳を積むぞ、功徳を積むぞ、功徳を積むぞ、功徳を積むぞ、瞑想するぞ、瞑想するぞ、瞑想するぞ、瞑想するぞ、瞑想するぞ。今の苦しみは原因である。この修行によって今の苦しみを打ち砕くことができる。 Seriously, like, oh my god, भाई, what the hell is going on इस धरती पे। इस कल्ट ने ना एक ये देखो, ये इलेक्ट्रिकल कैप सी भी बना रखी थी जो ये क्लेम करते थे, बट आई एम श्योर ऐसा कुछ होता नहीं होगा कि जब तुम ये लगा लोगे, एंड इफ़ यू आर लकी इनफ, ऐसा सबको नहीं दी जाती थी, इफ़ यू आर अ लकी मेंबर तब तुम्हें एक ऐप दी जाएगी एंड आसहारा के ब्रेन के साथ में तुम्हारा ब्रेन सिंक कर दिया जाएगा एंड तुम उसके जैसा सोचने लगोगे। एंड यहाँ पर आई वॉज हैप्पी कि ये चीज़ फ्रॉड ही थी, काम नहीं करती थी, क्योंकि अगर उसके जैसे और इंसान पॉप अप होने लग जाते ना तो सच में लाइक क्या ही होता, कल्याण हो जाता। ओम शिनरिक्यो धीरे धीरे जापान के अंदर बहुत बड़ा होता गया एंड जो भी वो चीज़ करते उनके ऊपर बहुत लोग बिलीव करने लग गए थे। हमारे इंडिया के अंदर भी तो यही है, बाबा बाबा ये क्या फालतू की चीज़ें बोलते रहते हैं, लोग बिलीव करते हैं। सेम टाइप ऑफ शिट वाज हैपनिंग इन जापान, बट यहाँ पर चीज़ें बस काफ़ी ज़्यादा डार्क थी बैकग्राउंड में, वो तो सामने आ गई इसलिए हमें पता लगा। हमारे इंडिया के अंदर भी हो सकता है कि कोई ऐसे ही प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा हो, एंड पास्ट में हमने देखा है कि ऐसी चीज़ें बाहर आई भी हैं। चलो ठीक है, मैं स्क्रिप्ट से थोड़ा सा भटक गया था, बट यू नो, यू गॉट द पॉइंट। एंड ऐसी चीज़ें एक बार देखो।少し待っててください。もう落ち着いてますから。どんな感じですか？すごい幸せな気持ちですごい満足感があって、で肉体とこう自分の意識とか違うところにあった感じがして、ये सब चीज़ें एक्टर्स के थ्रू करवाई जा रही थी या फिर सच में लोगों को लग रहा था कि उन्हें हेल्प हो रही है, ये तो भगवान ही जाने। ये तो चलो कोई कॉमन इंडिविजुअल था, उसकी क्लिप मैंने आपको दिखाई, लेकिन आपको पता है कि जैसे वहाँ की जो एलीट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अपने यहाँ की IIT हैं, वहाँ के काफ़ी सारे बच्चे भी इस कल्ट के अंदर ज्वाइन कर चुके थे अपने आप को, एंड उनको ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन तो थी कि ये सब बकवास चीज़ एंड ऑल दैट, बट सक्सेस पाने के प्रेशर के चक्कर में उन्होंने ये स्टेप उठाया था, बिकॉज इस कल्ट ने इन सारे बच्चों को बहुत मीनिंगफुल एंड एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ का ऑफर जो किया था। लेकिन इस सारा का सारा कल्ट की ही एक चाल थी जिसके अंदर वो ऐसे यंग एंड ग्रेट माइंड्स को कैप्चर कर सकें ताकि कल्ट की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ सके कि देखो ऐसे ऐसे लोग भी हमें फॉलो करते हैं। ओह माय गॉड, ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये तो मेरे लिए भी अनबिलीवेबल थी। मैंने 2-3 जगह पढ़ा एंड इट वाज राइट। शोको आसाहारा के इस कल्ट के अंदर अब कुछ मिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस के लोग भी शामिल हो गए थे, मेंबर बन चुके थे ओम शिनरिक्यो के। एंड शोको आसाहारा को ये चीज़ बाद में बहुत ज़्यादा काम आने वाली थी। क्यों काम आने वाली थी आपको पता लग ही जाएगा, बट ओ माय गॉड, दिस वाज समथिंग जो मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था दूर दूर तक। शोको आसाहारा की ज़िंदगी तो अब यहाँ पर एकदम बदल चुकी थी। वो टेलीविज़न पर आकर अपने ओम शिनरिक्यो ग्रुप को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता था,
अंधा पैसा उसके ऊपर लोग फेंक रहे थे, अंधा फेम उसे मिल रहा था। ये सारे टेलीविजन शोज एंड ये सब करने के बाद में एक टाइम पर इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इस कल्ट के अंदर जापान के अंदर करीब 9000 मेंबर्स हो चुके थे एंड पूरे वर्ल्ड वाइड में जितने भी लोग थे जो इस कल्ट को सपोर्ट कर रहा था वो 40,000 से भी ज़्यादा का नंबर था। ये कल्ट इतना ज़्यादा रिच एंड पावरफुल हो गया था कि इन्होंने अपनी खुद की एक एनिमे स्टूडियो कंपनी भी खड़ी कर दी थी जिसका नाम था MAT, मांगा एनिमे टीम। जिस टाइम पर इन्होंने ये टीम खड़ी करी थी उस टाइम पे एनिमे का कल्चर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था जापान के अंदर, जिसकी वजह से वो ये सारे मिसलीडिंग एनिमेज बनाकर वो एनिमे फैंस को भी ल्योर करना चाहते थे अपने इस इनिशिएशन के अंदर। लेकिन ना सारी की सारी जो चीज़ें थी वो एकदम इनके फेवर में नहीं जा रही थी। एज द कल्ट ग्रू काफ़ी सारे लोग डिसअपियर होना शुरू हो गए थे एंड लोगों को काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की चीज़ें नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग खुश नहीं भी थे इस कल्ट के अपीयरेंस की वजह से या इस कल्ट के पूरी प्रेजेंस की वजह से। कितने सारे लोगों को तो ये मार चुके थे एंड जो लोग यहाँ पर परेशान होकर इस कल्ट को छोड़ने की बात करते थे उन्हें धमका कर या फिर उनकी फैमिली को थ्रेटन करके इन्हें यहाँ पर रोके जाने की प्रैक्टिस भी अब फॉलो करी जा रही थी। ओम शिनरिक्यो जो थी अब दिन पर दिन बदनाम होती जा रही थी, लोगों के दिल के अंदर से इनका ट्रस्ट खत्म होता जा रहा था एंड जो शोको आसाहारा थे वो रैलियां वगैरह करते रहते एंड सबको बोलते रहते थे कि दुनिया ख़त्म होने वाली है एंड यू शुड जॉइन अस ASAP बिकॉज यू विल बी द ओनली वन जो सर्वाइव कर पाएगा इस एकोपलिप्स के अंदर। बेसिकली फियर एंड मैनिपुलेशन का यूज़ कर करके अभी भी शोको आसाहारा कुछ फायर को जो लोगों के दिल में थी उसको मेंटेन करके रख पाता है। जापान के 1990 के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन अपने 24 मेंबर्स के साथ में वो खड़ा होता है एंड यहाँ पर इस कल्ट को एक सच्चाई अब पता लगने लग गई थी कि कितने ज़्यादा कम हो गए हैं उनके फॉलोअर्स, बिकॉज इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इनको इस इलेक्शंस के अंदर सिर्फ 1700 वोट्स मिलते हैं एंड ऑब्वियसली दे लॉस्ट द इलेक्शन। पूरी आउटरीच को देखने के बाद में इन लोगों की इतनी सारी अजीब अजीब कहानियां सुनने के बाद में सुसुमी साकामोटो नाम के एक एंटी कल्ट लॉयर भी स्टेप इन करते हैं इन लोगों की मदद करने के लिए एंड पूरा पर्सपेक्टिव जानने के लिए। वो बेसिकली हेल्प करना चाहते थे उन लोगों की जो यहाँ पर फंस चुके हैं एंड थ्रेटन करके रखे गए हैं एंड कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि वापस वो सारे लोग अपनी फैमिली से जाकर मिलें, एक नई लाइफ अपनी वापस से शुरू करें, एक नॉर्मल लाइफ वापस से शुरू करें एंड दैट्स व्हाई ही स्टेप्ड इन। इनके पास में काफ़ी एक्सपीरियंस था ऐसे कल्ट्स को नीचे गिराने के लिए बिकॉज इन्हें इनसाइड ट्रूथ पता थी इन सब चीज़ों की एंड ओम शिनरिक्यो नेक्स्ट टारगेट थे इनके लिस्ट के बिकॉज ये समझ चुके थे कि ये वाला कल्ट अब हदें पार करने पर आ गया है एंड दैट वाज टू राइट। इस लॉयर ने काफ़ी सारे लोगों को अपने साथ में मिलाकर इस कल्ट के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट भी करवाए। इवन इन्होंने ओम शिनरिक्यो विक्टिम्स एसोसिएशन नाम की एक पूरी की पूरी ऐसे संस्था सी बना दी थी ताकि जितने ज़्यादा एविडेंस इनको मिल सके, जितने ज़्यादा टेस्टिमोनीज इनको मिल सके उन लोगों की शोको आसाहारा के खिलाफ में जिन्होंने मिसबिहेव किया है उनके लोगों के साथ में या फिर इवन उनके लोगों को मार गिराया है एंड देन छुपा दिया है उस सारे एविडेंसेस को। साकामोटो जो लॉयर थे वो ये बात जानते थे कि अगर उन्हें इस कल्ट को भी गिराना है जो इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है इस टाइम पर, तो उन्हें लोगों के इस डिसबिलीफ को चैलेंज करना पड़ेगा, उन्हें ल्योर करना पड़ेगा। जिसमें से एक सबसे ज़्यादा स्टूपिड क्लेम जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था एंड मेरे को अभी भी शॉकिंग लगता है वो ये था कि एक डिवाइन पावर यानी कि एक गॉडली टाइप का ब्लड शोको आसाहारा के बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है एंड समहाउ जो लॉयर थे ये शोको आसाहारा को मैनेज कर लेते हैं एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करवाने में, जिसके अंदर जब ये रिपोर्ट आई तब पता लगा कि एज सच कोई भी डिफ्रेंशिएशन इनको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से नहीं मिला इनके ब्लड के अंदर, विच मीन्स कि ऐसी कोई डिवाइन पावर इनके बॉडी के अंदर नहीं है। एंड जब ये ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट बाहर आई तो ये शोको आसाहारा की रेपुटेशन को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर रही थी एंड यू नो ऐसे लोगों को ऑल दे केयर अबाउट इज देयर रेपुटेशन। इनफैक्ट ये जो लॉयर थे इन्होंने इन लोगों की मदद करने के लिए एक लोकल न्यूज़ स्टेशन के पास में जाकर एक पूरा इंटरव्यू भी बिठाया एंड इस कल्ट के इस पूरे सिस्टम के ऊपर बात भी करी एंड इस इंटरव्यू के अंदर लिटरली सारे वो पॉइंट्स मौजूद थे जो शोको आसाहारा के इस कल्ट की रेपुटेशन को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। इनफैक्ट ये पूरा कल्ट भी अब यहाँ पर ख़त्म हो सकता था। अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कल्ट के मेंबर्स ना बहुत ज़्यादा फैल
रखे थे। कौन इस कल्ट को ज्वाइन करके बैठा हुआ है, कौन नहीं, एक टाइम पर तो ये बताना भी मुश्किल हो गया था। एंड समवन फ्रॉम द टीवी स्टेशन, उन्होंने इस पूरे इंटरव्यू को एयर होने से पहले ही कल्ट के मेंबर्स को इस चीज़ के बारे में बता दिया कि एक ऐसा एक्सपोजिंग इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया है, जिसके बाद उनके मेंबर्स की तरफ से बहुत प्रेशर आया उस न्यूज़ स्टेशन के ऊपर कि इस ब्रॉडकास्ट को तुम्हें कैंसिल करना ही पड़ेगा। अब ये वो एग्जैक्ट मोमेंट है इस वीडियो का जहां से आपको इस कल्ट के सारे डार्क प्रैक्टिसेस के बारे में बहुत डिटेल में पता लगने वाला है। एंड आपको ये पता लगने वाला है कि कितनी ज़्यादा हद तक कोई गिर सकता है। ओह माय गॉड, आप सुनिए एक बार। हो सकता है आपको ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाए। सो प्लीज़ मेंटेन योर सेल्फ एंड इस वीडियो को हम मिलकर एंड तक देखते हैं। सून आफ्टर ए टीवी स्टेशन वाली चीज़ हुई, शोको आसाहारा के मेंबर्स के अंदर में कुछ साइंटिस्ट्स भी मौजूद थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेंजरस ड्रग्स को इंजेक्शन के अंदर फिल करा। अगर आपको प्रिसाइजली बताऊं तो पोटेशियम क्लोराइड करके एक लिक्विड से सिरिंजेस को भरा ताकि वो लोग, वो जो लॉयर थे त्सुमी साकामोटो, उसको एलिमिनेट कर दें, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग साबित हो रहे थे उनकी पूरे कल्ट की रेपुटेशन के लिए। एंड ही हैज़ टू बी एलिमिनेटेड। पहले तो ये सारे लोग ये सारा इंजेक्शन एंड अपना पूरा प्लान लेकर उसी सेम ट्रेन स्टेशन पर गए जहाँ पर साकामोटो रोज एक ट्रेन लेकर अपने घर की तरफ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जब कोई भी नहीं आया तो ये लोग सीधा उस लॉयर के घर पर ही पहुँच गए। जब वो घर के अंदर घुसे तो वहाँ पर साकामोटो, उनका सिर्फ 14 महीने का बच्चा एंड उनकी वाइफ मौजूद थे। उन लोगों ने कुछ नहीं देखा, उन्होंने एकदम बेशर्मी से साकामोटो के सर पर हथौड़ा मारकर उन्हें बेहोश कर दिया। उनकी वाइफ को भी बहुत बुरी तरह पीटा गया। एंड एक मेंबर ने पता है क्या किया, वो जो पोटेशियम क्लोराइड वाले सिरिंजेस लेकर आए थे, उन्होंने उस 14 महीने के बच्चे के अंदर वो इंजेक्शंस ट्रांसफर दिए। बच्चे के बाद में उन्होंने उनकी बीवी को बहुत ज़्यादा बेरहमी कर उनके अंदर भी वही सेम टॉक्सिन्स इंजेक्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से उनकी तो बहुत ही जल्दी हो जाती है। लेकिन साकामोटो के साथ में ऐसा नहीं हुआ था। एंड साकामोटो को उन्होंने उनको स्ट्रैंगल करके फिर मार गिराया था। इस कल्ट ने फिर इनकी बॉडीज को छुपाने के लिए बॉडीज को छोटा छोटा कर करा के 3 मेटल ड्रम्स के अंदर प्रॉपरली फिट कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती इस पूरे मर्डर्स को ऐसे आइडेंटिफाई करने में। एंड कहीं ना कहीं इनका ये प्लान सक्सेसफुल रहता भी है। 6 साल तक उनकी वो बॉडी उन मेटल ड्रम्स के अंदर सड़ती रही, जिसमें से एक की बॉडी सिर्फ 14 महीने के बच्चे की थी। रिमेंबर दैट। कल्ट का ये जो तरीका था, ये पूरी दुनिया को ये दिखाने का था कि हमारे पीछे मत आना, तुम चाहे कितने मर्जी बड़े लॉयर होगे, हमारे पीछे मत आना। एंड ये मैसेज जब फैलने लगा तब भी कुछ ऐसे ब्रेव लॉयर्स थे जो इस कल्ट के इस डार्क प्रैक्टिसेस को चेस करके इन्हें गिराना चाहते थे। एक जर्नलिस्ट भी थे जो कि पूरे साकामोटो फैमिली के इस केस के ऊपर अपनी स्टडी कर रहे थे, उसको परस्यू कर रहे थे। लेकिन जब ये जर्नलिस्ट पूरी अपनी स्टडी कर ही रही होती हैं तब अचानक से वो गायब हो जाती हैं एंड शी वॉज नेवर बीन फाउंड अगेन। एक और लॉयर जो स्टेप इन करते हैं उनका नाम था टोको टाकीमोटो, जो शोको आसाहारा की इस लेविटेटिंग पावर्स को सिंपली डिबंक करके दिखा देते हैं कि कैसे फोटोशॉप वगैरह टेक्निक्स का यूज़ करके मैनिपुलेट करा गया है यहाँ के माइंड्स को। एंड जब टाकीमोटो ने ये सब हरकतें करी तब शोको आसाहारा के टारगेट लिस्ट के अंदर इनका नेक्स्ट नेम आ चुका था, बट वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं रहते। वो काफ़ी ज़्यादा इंजर तो हो जाते हैं लेकिन ही मेक अ फुल रिकवरी। हार के बाद में शोको आसाहारा सीधा गवर्नमेंट से भिड़ने का ही पूरा एक प्लान बना लेता है। एंड ही बिगेन्स अ प्रोजेक्ट आसाहारा करके। एंड इसके जो मोस्ट लॉयल फॉलोअर्स थे वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी केमिकल फैसिलिटी बनाते हैं जिसके अंदर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे नए नए टाइप के केमिकल वेपन्स के थ्रू। इंटेंट सिंपली यही था कि जितने भी ये वेपन्स डेवलप करे जा रहे हैं वो उनको ऑन टॉप रख पाएँ उनके सारे एनिमीज के सामने। लेकिन जैसे जैसे ये केमिकल्स वगैरह की टेस्टिंग हो रही थी तो जो आसपास के मोहल्ले वाले थे वो कंप्लेन करने लग गए थे कि यहाँ पर एक फाउल सी स्मेल रहने लग गई है जब से ये लोग यहाँ पर आए हैं एंड ये सब चीज़ें कर रहे हैं। एंड उस ओडर को इनहेल करने के बाद में काफ़ी सारे लोगों के अंदर नोज ब्लीड्स होने लगे,
उनको बहुत ज़्यादा नोज़िया होने लगा, उल्टियाँ होने लगी। एंड वहाँ के लोगों ने अथॉरिटीज़ को जाकर बोला इसके बारे में। तो वहाँ के कल्ट लीडर्स ने अलग ही कहानी बना दी। उन्होंने बोला कि यूएस आर्मी के कुछ लोगों ने यहाँ पर इस जगह को पॉइजन कर दिया है एंड हम उससे ही फाइट करने के लिए ये फैसिलिटी के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन फिर बाद में काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर इस जगह में हो रही एक्टिविटीज़ की फ़ोटो वगैरह लेने शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से बाद में पता लग गया था कि ये सब पागल बना रहे हैं, इनकी वजह से ही ये सब दिक्कतें हो रही हैं। तो शोको आसाहारा अपनी फैसिलिटी को यहाँ से पूरी तरह निकाल कर ऑस्ट्रेलिया के शीप टाउन में जाकर असेंबल करना शुरू कर देते हैं। एंड इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट अराउंड $50 मिलियन होने वाला था। एंड इतने पैसे लगाने में भी उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा। तो सोचकर देखो कितना फेम एंड मनी इस टाइम पर ओम शिनरिक्यो के पास में हो गया था। काफ़ी सारे लोगों ने तो ये भी बोलना शुरू कर दिया था ये जब चीज़ें होने लगी कि इतना ज़्यादा लाइटली क्यों लिया जा रहा है सारे सिक्योरिटी मेजर्स को, इस कल्ट के ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हो रही हैं। इनफैक्ट इनके जो ये केमिकल्स वगैरह ये बना रहे थे, इनको ये कांच की अल्कोहल की बॉटल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। एनीवेज इनमें से एक जो मेंबर था वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था। वो एक सीरीन गैस नाम की गैस डेवलप करने में भी इस कल्ट की मदद करता है। सीरीन गैस ना मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये एकदम ट्रांसपेरेंट ओडरलेस गैस होती है, लेकिन जब आप इसको इनहेल करना शुरू करते हो ना, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। कभी कभार हमारी नींद टूट जाती है, फिर आपने देखा होगा कि हमारे पैर के अंदर ना बहुत तेज क्रैम्प आ जाता है, जिसको हम नस चढ़ना भी बोलते हैं। नस चढ़ जाती है ना, एंड वो पेन बहुत अनबेरेबल होता है। हमें या तो हमारी नींद तोड़कर उठना ही पड़ता है या फिर पैर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है उसको निकालने के लिए। उसी पेन को आप into 100 कर दो, आपकी पूरी बॉडी हेयर्स टू टो तक। तो सोचकर देखो आप किस पेन एंड एग्नी के अंदर होगे। इस गैस से इतनी ज़्यादा ब्रूटल डेथ होती है ना लोगों की, इट इज़ जस्ट लाइक आई डोंट वांट टू इवन से दैट, बट या दिस गैस इज जस्ट। एंड कल्ट्स के मर्डर्स के अंदर इस गैस को यूज़ करे जाने वाला था बिकॉज क्योंकि ये ऑर्डरलेस एंड सब कुछ है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे इनके सारे मर्डर्स को छुपाने में हेल्प मिलने वाली थी। इनफैक्ट सीरीन गैस ना क्लासिफाई कर दी गई है मास डिस्ट्रक्शन के लेवल की, एंड मॉडर्न वॉरफेयर तक की टेक्निक्स के अंदर इसको पूरी तरह बैन कर दिया गया है। एंड ऐसी एक चीज़ एक कल्ट डेवलप करके लोगों को मारने की प्लानिंग कर रही थी। आसाहारा इस चीज़ को टेस्ट आउट करने के लिए अपना फर्स्ट अटैक प्लान करते हैं, जो कि मात्सुमोटो नागोनो प्रीफेक्चर ब्लॉक करके एक वहाँ पर बिल्डिंग थी, उसके अंदर वो प्लान आउट करते हैं। ये पर्टिकुलर बिल्डिंग उन्होंने क्यों सेलेक्ट करी थी? बिकॉज यहाँ पर 3 बहुत हाई लेवल के जजेस रहते होते थे, एंड वो लोग डरते होते थे कि ये जजेस कभी ना कभी उनके खिलाफ में रूल आउट कर सकते हैं या फिर उनके खिलाफ में कोई डिसीजन दे सकते हैं किसी लॉयर के कहने पर, तो वो पहले ही इन्हें ख़त्म क्यों ना कर दें। एंड ये वो जगह भी थी जहाँ पर शोको आसाहारा एक फैसिलिटी डेवलप करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि एक पिटीशन के ऊपर करीब 1,40,000 साइंस हो गए थे तो उनको परमिशन नहीं मिली। लेकिन वहाँ के लोगों को दिखाना चाहते थे कि क्या चीज़ के लिए उन्हें मना करा गया एंड उनकी पावर कितनी ज़्यादा है। तो उन्होंने उस पूरे मोहल्ले के अंदर ही सीरीन गैस पूरी छोड़ दी थी। जापान के अंदर तो देखो हवा एकदम शुद्ध है, तो रात में लोग अच्छी हवा को इनहेल करने के लिए एंड सब ऐसी चीज़ें करने के लिए अपनी खिड़कियां वगैरह ना खोल कर ही सोते हैं। लेकिन उन बेचारों को क्या पता था कि शाम के टाइम के दौरान में छोड़ी गई एक बहुत ही खतरनाक गैस उनके खिड़कियों से अंदर आकर उनकी हत्या कर देगी। एंड इस इंसिडेंट के अंदर, इस मोहल्ले के अंदर 7 रिपोर्टेड डेथ्स हो गई थी इस गैस की वजह से, एंड हंड्रेड्स ऑफ लोग इंजर हो गए थे बुरी तरह। एक विक्टिम की कहानी मेरे को ये भी मिली थी कि इस गैस को इनहेल करने के बाद में वो 14 साल तक कोमा के अंदर चला गया था, एंड जैसे ही उसको 14 साल बाद होश आया, ही इवेंचुअली डाइड। सो लाइक आई डोंट नो जस्ट व्हाट टू से हियर। पुलिस ने भी जब पूरी तरह इस एरिया की छानबीन करी तो मोहल्ले के अंदर सारी बर्ड्स मर चुकी थी, सारे डॉग्स, कैट्स, कैटरपिलर, इंसेक्ट्स, सबकी डेथ हो गई थी। इवन दो पुलिस को काफ़ी सारे टिप्स दिए थे लोगों ने, लेकिन उन्होंने एकदम डायरेक्टली ऐसे लिंक नहीं करा इस अटैक को उस कल्ट से। बट कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई थी, बिकॉज इतना सारा जो अटैक हुआ था वो बस एक एक्सपेरिमेंट था
वो बस एक छोटा सा नजारा था, एक स्पेक्टेकल था ऑफ व्हाट इज अबाउट टू हैपन। मार्च 20th 1995 कुछ कल्ट मेंबर्स के ना फिंगरप्रिंट वहां पर मिल जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं पुलिस वालों को कल्ट से इस पूरे सिनेरियो को लिंक करने में। एंड पुलिस वाले पूरी तरह रेडी थे मार्च 22 को इस कल्ट के बेस के ऊपर रेड करने के लिए। लेकिन शोको आसाहारा के पास में पैसा था, पावर थी, एंड उसके पास में बहुत पावरफुल लोगों के कॉन्टैक्ट्स भी थे। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि आर्मी के 2 बहुत बड़े लेवल के मिलिट्री ऑफिसर्स भी शोको आसाहारा के साथ में जुड़े हुए थे। एंड उन्होंने शोको आसाहारा की पुलिस की इस टिप से पहले ही शोको आसाहारा को बता दिया था कि पुलिस वालों का ऐसा ऐसा प्लान है। तो आसाहारा अपने ऊपर से पूरी तरह ध्यान शिफ्ट करने के लिए क्या करता है, एक और टेररिस्ट अटैक, वो भी अपने ही सबवे लाइंस के ऊपर। पुलिस डिपार्टमेंट के पास में जो सबवे स्टेशन था वहां के सबवे स्टेशन को मार्कआउट करा गया हिट लिस्ट के अंदर। एंड काफी सारे लोगों का ये कहना था कि आसाहारा बिकॉज जिस अपोकलिप्स की वो बात करता होता था वो नेचुरली नहीं आएगी, वो यही लेकर आएगा एंड जो लोग इसे फॉलो कर रहे होंगे वो ही बचेंगे। आई थिंक दैट वाज द मोटिव जो इस पूरी कल्ट का था। अटैक जो है ऑब्वियसली उसी टाइम पर प्लान आउट करा जाता है जब पूरी तरह रश आर पीक आवर्स चल रहे होते हैं। एंड किसी भी क्राइम को हाइड करना थोड़ा इजी हो जाता है कंपैरेटिवली जब थोड़े लो आवर्स होते हैं। मार्च 20th 1995 थाउजेंड्स ऑफ लोग हर दिन इस स्टेशन से ट्रैवल करने जाते हैं अपने वर्क की तरफ या अपने घर की तरफ। एंड इसी ट्रैवलिंग के दौरान में 5 कल्ट के मेंबर्स भी एक सबवे को बोर्ड करते हैं। एंड उनके हाथ में ना न्यूज़पेपर से भरा हुआ एक लिफाफा सा था जो वो नीचे रख देते हैं अपने। एंड इस पैकेज के अंदर बेसिकली लिक्विड सेरन था जो कि न्यूज़पेपर से रैप अप किया हुआ था। एंड जितने भी ये 5 लोग थे ये एक ट्रेन के अंदर नहीं थे बिकॉज सीरीन गैस इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि एक बैग पूरी ट्रेन को कवर करने के लिए इनफ था। ये सारे अलग अलग ट्रेन के अंदर गए हुए थे, ये पूरे देश को ही हिलाना चाहते थे। शोको आसाहारा के ऑर्डर्स पर ये सारे लोग एक साथ खड़े होते हैं एंड इनके हाथ में एक अम्ब्रेला भी था जिसकी टिप से ये लोग उस बैग को पंक्चर करके वहां से भाग जाते हैं। एंड ये काम बहुत ज्यादा प्रिसाइजली एंड साइमल्टेनियसली हुआ था। ये सारा काम करने के बाद में शोको आसाहारा ने इन सब लोगों के लिए एक गेट अवे कार भी अरेंज करके रखी हुई थी। एंड सबवे स्टेशन से बाहर निकलते ही ये लोग सेफली वहां से निकल जाते हैं, लीविंग बिहाइंड द केओस जो मचने वाला था। होना क्या था, बहुत ही जल्दी लोगों को पता भी नहीं लगा एंड उन्होंने इस नर्व गैस की डेडली फ्यूम्स को अपने अंदर इनहेल करना शुरू कर दिया था बिकॉज ये ऑर्डरलेस एंड दिखती भी नहीं है तो किसी को पता भी नहीं लग रहा था कि व्हाट दे वर डूइंग रॉन्ग। लेकिन सून पूरे स्टेशन के ऊपर लोगों के पॉइजनिंग के इफेक्ट्स दिखने लग गए थे। लोग खून की उल्टियां कर रहे थे, खून की खांसियां कर रहे थे एंड किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एंड ये तो सिर्फ शुरुआत थी क्योंकि इस स्टेज के बाद में सीधा मसल क्रैम्प्स वाली स्टेज आती है जो इतनी ज़्यादा पेनफुल होती है, इतनी ज़्यादा पेनफुल कि कोई भी इंसान अगर इस चीज़ से गुजर रहा होगा तो ही शी विल इंस्टेंटली डिमांड फॉर डेथ इंस्टेड ऑफ दैट पेन। ट्रेन के ड्राइवर को तो अभी तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ट्रेन तो अपने नॉर्मल शेड्यूल के हिसाब से रुक रही थी हर स्टेशन पर एंड चल रही थी। जो लोग फटाफट इस ट्रेन से निकल भी गए थे, जिन्होंने ज़्यादा देर तक इन फ्यूम्स को इनहेल नहीं भी किया था, उन्हें भी सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी बिकॉज मसल उनकी भी कॉन्ट्रैक्ट हो रखी थी बहुत ज़्यादा यूजुअल से। जब एक पैसेंजर ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को नोटिस किया तो उसने ट्रेन के इमरजेंसी स्टॉप बटन को दबा दिया था, लेकिन ट्रेन उस बटन को दबाने के बाद में रुक तो गई थी लेकिन टनल के बीच में मिडल ऑफ नोवेयर रुकी। लेकिन उसे लोगों को खाली करने के लिए किसी स्टेशन पर तो रुकना ही था तो वो ट्रेन इवेंचुअली चल पड़ती है। फाइनली उस पैसेंजर के सेक्शन के बाद में पुलिस वालों को पहली कॉल जाती है एंड उस रेलवे लाइन के हर स्टेशन के ऊपर अनाउंसमेंट होने लग गई थी कि प्लीज इवैक्यूएट इमीडिएटली। एंड सारे पैसेंजर्स एग्जिट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। 13 पैसेंजर्स ऐसे थे जो इस सबवे वाले अटैक के अंदर मारे गए थे एंड थाउजेंड्स वर इंजर्ड फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। पहले सभी लोगों को लगा कि यहाँ पर कोई एक्सप्लोजन या टेररिस्ट ऐसे बम अटैक हो गया है, लेकिन फिर सारे ट्रेन लाइंस को पूरी तरह शट डाउन कर दिया गया एंड रेडियो एक्टिव
टीम भी आ गई थी यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन सर्च करने के लिए। एंड ये जो कहानी थी ये कासुमी गासेकी नाम के एक स्टेशन के ऊपर घटित हो रही थी इस टाइम पर। जितने भी स्टाफ मेंबर्स जो थे जो ब्रेवली इस गैस वाले सोर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, 2 मेंबर्स अपनी जान गंवा चुके थे इस पूरी सर्च प्रोसेस के दौरान में। एंड जब ये गैस वगैरह मिल भी गई थी एंड जब मॉप वगैरह मारे जा रहे थे, ट्रेन को पूरा डी इन्फेक्टेंट से स्प्रे करा जा रहा था, उस प्रोसेस के दौरान में भी काफ़ी सारे लोग इंजर हो गए थे। सून आफ्टर ये पूरा केस जो है कहीं ना कहीं लिंक हो रहा था कल्ट के ऊपर। जापान के अंदर ना काफ़ी, आप ये भी कह सकते हो कि एक मीम है आज के टाइम में, लेकिन एक ना काफ़ी अजीब सी चीज़ है। इवन तो जगह पूरी साफ़ है, बहुत सुंदर कंट्री है, लेकिन आपको ना स्ट्रीट्स के ऊपर जितनी वेंडिंग मशीन्स देखने को मिलेंगी ना, उससे बहुत कम मात्रा के अंदर ट्रैश कैन्स देखने को मिलेंगे। एंड गवर्नमेंट ने इस पूरे कल्ट के इस हादसे की वजह से ये ट्रैश कैन्स वगैरह रिमूव करवा दिए थे। बिकॉज सबवे तक तो ठीक है, नॉर्मली उन्होंने खुले में भी ये गैस छोड़ दी थी। अब जो सबसे बड़ा अटैक वो कर सकते थे वो ट्रैश कैंस के थ्रू था। एंड वहाँ पर सरीन बैग्स को हाइड करना काफ़ी ज़्यादा इजी था। इस वजह से उन्होंने पूरे ट्रैश कैंस को एकदम लिमिट्स नंबर के अंदर ही कर दिया था। सून आफ्टर पुलिस ओम शिनगरियो के हेडक्वार्टर्स के अंदर चली जाती है एंड वहाँ पर शोको आसाहारा उन्हें एक ऐसे कमरे, कन्फाइंड से कमरे के अंदर बंद मिलता है, जिसके अंदर से जब उन्होंने उसे निकाला तो वो बहुत पसीने से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी देर से वो किसी से छुपने की कोशिश कर रहा है। पुलिस वाले जब उसको ट्रायल के लिए लेके गए तो उसने सारे एलिगेशंस को डिनाई कर दिया एंड बोला कि मैं तो एक अंधा आदमी हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। जब उनके बाकी के मेंबर से पुलिस वालों ने ये सवाल जवाब करे तो उन्होंने भी यही सेम चीज़ बोली कि बाकी के जो कल्ट्स हैं वो हमें गिराने के लिए हमारे ऊपर ऐसे नाम लगा रही हैं, हमने ये कोई हरकत नहीं करी है। लेकिन बाकी जो भी कल्ट्स थे जापान में उस टाइम में, उनसे बातचीत करने के बाद में वो समझ गए थे कि इन लोगों के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जितने भी मेंबर्स वगैरह थे ऑब्वियसली उनको तो रखा ही ऐसे जाता था कि उन्होंने एक चू भी करी तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया जाएगा या फिर उनके फैमिली वालों को। 8 साल तक ये ट्रायल्स वगैरह चलते रहे शोको आसाहारा के खिलाफ एंड 256 से भी ज़्यादा कोर्ट सेशंस को शोको आसाहारा ने अटेंड करा था। एंड एक बार भी कभी भी इसने किसी भी एलिगेशन के खिलाफ में बोला कि हाँ ये मेरी वजह से हुआ था या फिर किसी भी क्राइम के लिए सॉरी बोला। यहाँ पर तो सिचुएशन ना बहुत अलग सी हो गई थी। शोको आसाहारा की दिमागी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि ना वो मेंटली एकदम पागल हो चुका था। जब ये ट्रायल वगैरह हो रहे होते थे तो लोग उसे रिकॉर्ड कर रहे होते थे एंड वो टूटी फूटी इंग्लिश में कभी कुछ बोल रहा होता था, कभी वो अपने गाने लग जाता था, कुछ भी चल रहा था। मतलब समझ आ गया था कि ही इज़ नॉट सेन एनी मोर। अब लोगों के दिल में तो इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो इसकी मेंटली हालत पर भी ये बोल रहे थे कि ये जान के ऐसा कर रहा है ताकि मेंटली लोगों को जो थोड़ा सा लेवरेज दिया जाता है ना वो मिल जाए इसे गवर्नमेंट के थ्रू। बट 8 साल के इस लंबी ट्रायल के बाद में नतीजा वही था जो निकलने ही वाला था एंड जस्टिस वाज सर्व्ड बिकॉज शोको आसाहारा को इवेंचुअली डेथ सेंटेंस दे दी जाती है एंड ही वाज गिवन डेथ बाय हैंगिंग। जो बंदा लेविटेट कर सकता है उसकी मौत हुई है फांसी देकर। वहाँ पर लेविटेट कर लेता, फांसी लगती ही नहीं, उड़कर चला जाता कहीं पे। इनफैक्ट सिर्फ शोको आसाहारा को नहीं बल्कि जो भी जितने भी मेंबर्स इन्वॉल्व थे उन सारे क्राइम्स के अंदर उनको भी डेथ सेंटेंस दे दी गई थी। आपको पता है शोको आसाहारा को जब क्रीमेट करके उसकी एशेज बन गई थी तब उसके फैमिली वालों ने ही उसकी एशेज को लेने से मना कर दिया था। कल्ट के हेडक्वार्टर्स में उसकी एशेज को रखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही थी बिकॉज अभी भी जो लोग फॉलो करते थे शोको आसाहारा की इस पूरी थ्योरी को एंड इस पूरे कल्ट को, वो उसकी एशेज को भी फॉलो करके उसको रिलीजियसली मानकर ये सारी चीज़ें स्टिल कंटिन्यू कर सकते थे। शोको आसाहारा की जो बेटी थी उसका एक बहुत ही दर्दनाक स्टेटमेंट भी सामने आई थी एंड उसने अपनी आइडेंटिटी तो जो है एनोनिमस रखी थी बट शी टोल्ड कि मैं अपने फादर की एशेज बिल्कुल भी स्कैटर नहीं करना चाहती। मैं क्यों करूंगी? जिस फादर ने मेरे को 2-3 साल की उम्र में एक ऐसे कमरे में रखा जहां पर बिल्कुल थोड़ी सी जगह थी, जेल जैसा कमरा था एंड कोई भी खिड़की नहीं थी, मैंने धूप नहीं देखी बचपन में, मैं उस फादर की एशेज क्यों संभाल कर रखूंगी? उस फादर की एशेज जिसने मेरे को छोटी सी उम्र से ही अंडे के बीच में पॉट नहीं होते जिसके अंदर हम गमले वगैरह रखते हैं, उसके टूटे हुए टुकड़े मिलाकर खाने पर मेरे को मजबूर करा है। शोको आसाहारा जब अपनी ही फैमिली के साथ में ऐसा डेविल बिहेवियर शो करता था
तो फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उसने ऐसी हरकतें नॉर्मल लोगों के बीच में भी करी। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आई रियली होप कि आप लोगों का कोई टाइज नहीं है इस कल्ट से। एनीवेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज ऐसा कंटेंट आता रहेगा।